प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से आपको कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने पॉइंट लेकर के आया हूँ, सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। पॉइंट डाल लो। सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये हमारा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सिद्ध करना कि क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए, इसके लिए एक्टिविटी लेंगे अपन कि गमले में लगा हुआ एक सैबलिक पौधा लेंगे। सैबलिक का मतलब होता है, पॉइंट लिखते चले जाओ, गमले में लगा हुआ एक सैबलिक पौधा लेंगे। सैबलिक का मतलब होता है कई तरह का चितकबरा या रंग बिरंगा तरह तरह का। आपने मनी प्लांट का पत्ता देखा होगा, एक तरफ से पीला सा होता है, बीच में हरा सा होता है, अलग अलग रंग का सा होता है। सैबलिक का मतलब यही होता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, भले ही इसके लिए मनी प्लांट या क्रॉटन का, इसका लेंगे मनी प्लांट या क्रॉटन का पादप पत्ता लेंगे। ले लिया हमने कि गमले में लगा हुआ एक सैबलिक पौधा लेंगे, ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। कितने दिनों तक? पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। बताओ, पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। इससे क्या होगा पता है? 3 दिन तक जब हम कमरे में अंधेरे में रखते हैं ना पौधे को, तो पौधे की पत्तियों में पहले से बना हुआ पूरा का पूरा मंड है ना, वो संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाएगा। इससे संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाएगा। खत्म हो गया संपूर्ण मंड। किसका? पत्ती का सारा मंड खत्म हो गया। अब 3 दिन तक जब उसको हमने अंधेरे कमरे में रख दिया था, पत्ती का पूरा मंड खत्म हो गया। अब उसी पादप को निकालकर 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। अब पादप को निकालकर 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। कहाँ रखेंगे भाई? सूर्य के प्रकाश पर रख देंगे। मंड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाले भोजन को कहते हैं, जो पत्तियों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। 3 दिन अंधेरे कमरे में रख दिया तो उसको क्या नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो जो भोजन है ना उसमें वो सारा काम आ जाएगा। पत्ती में बिल्कुल क्या नहीं रहेगा, स्टार्च मौजूद नहीं रहेगा। इसीलिए अब पौधे को क्या कर रहे हैं, 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख दें, ताकि वो क्या करना शुरू कर देगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना शुरू कर देगा। दोबारा से कर देगा, लेकिन पूरी पत्ती पर तो नहीं बढ़ पाएगा। पत्ती के कुछ एक भागों में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अब हमने इसमें से एक पत्ती तोड़ेंगे। अब इस पादप की एक पत्ती तोड़कर, पत्ती तोड़ दी एक पादप की हमने, पत्ती को तोड़ करके क्या करेंगे, इस हरे भाग को अंकित करेंगे और कागज पर उसकी क्या बना लेंगे, ट्रेस बना लेंगे। इसके
हरे भाग को अंकित करके कागज पर ट्रेस कर देंगे। धूप में इस तरह से ऊपर करेंगे ना, तो धूप में ऊपर करते ही क्या हो जाएगा, धूप में ऊपर करेंगे पादप को, तो पादप को कागज लगा कर करेंगे तो हमको सामने अलग अलग हरे हरे बाल दिखाई दे जाएंगे। तो उसी के हिसाब से उसमें क्या बना देंगे, हम ट्रेस कर लेंगे, चित्र बना देंगे। किसमें, कागज। ठीक है, कागज को हमने ट्रेस कर लिया। अब कागज में ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इस पत्ती को कुछ मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपको बना करके दिखा दूं, जैसे ये आपकी एक पत्ती है और ये इसकी सिराएं बना देता हूँ। जैसे मैंने इसमें ऐसी रंग की सबलित पत्ती थी चितकबरी, और जो हमने कागज पर ट्रेस किया है ना, उस पत्ती की स्थिति बता दूं कि इस पत्ती में जगह जगह यहाँ क्या आ गया है, इसमें ग्रीन कलर आ गया है। जैसे यहाँ ग्रीन कलर आ गया है, ये इस तरह से ग्रीन कलर आ गया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो बाद में आए हैं उसके अनुसार यहाँ ग्रीन कलर आ गया, यहाँ ग्रीन कलर आ रहा है, यहाँ ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक, यहाँ इस जगह पर ग्रीन कलर सा आ रहा है। ये मान लीजिए हमारा स्केच तैयार हो रहा है। इसका कागज पर जो पत्ती को हमने धूप में रख के तैयार किया है, उस पत्ती का हमारे सामने एक स्केच तैयार कर दिया हमने ये। अब इस पत्ती को हम क्या कर रहे हैं, अब इस पत्ती को हम कुछ देर के लिए पानी में उबाल रहे हैं। अब इस पत्ती को कुछ मिनट के लिए पानी में उबालते हैं। पत्ती को क्या कर दिया हमने, कुछ मिनट के लिए पानी में उबाल दिया और इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दिया। इसके बाद पत्ती को अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दिया। बीकर में डुबोने के बाद हम क्या करते हैं, उबलते पानी में डालने के बाद हमने बीकर में डाल दिया। अब बीकर में डाल करके उसको क्या करते हैं, अल्कोहल से भरे बीकर में डाला और उसको तब तक गर्म किया जल ऊष्मा की सहायता से, तथा बीकर को जल ऊष्मा की सहायता से अल्कोहल के उबलने तक गर्म किया। अल्कोहल के उबलने तक उसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। पत्ती का हरा रंग रंगीन हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि पत्ती का हरा रंग रंगहीन हो गया है और
विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, और विलयन का रंग हरा हो जाएगा। विलयन का रंग कैसा हो गया है, विलयन का रंग हरा हो गया। इस पत्ती को कुछ मिनट के लिए अब क्या करेंगे, आयोडीन के घोल में डालेंगे। पत्ती को निकाला और आयोडीन के घोल में डाल दिया। पत्ती को बाहर निकालकर आयोडीन के घोल में डाल दो। पत्ती को किसके घोल में डाल दिया भाई, आयोडीन के घोल में डाल दिया। पत्ती को बाहर निकाल करके आयोडीन को धो भी दिया। अब हम देख रहे हैं कि पत्ती का जो भाग पहले हरे रंग का था ना, वो भाग अब कैसा हो गया है, वो पूरा का पूरा भाग नीले कलर का हो गया है। लिख लो इसे। तथा आयोडीन को धोने पर पता चलता है कि जो भाग पहले हरे थे वे अब बैंगनी हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं, जो भाग आपको दिख रहे हैं पहले हरे कलर के दिख रहे थे, अब वो कैसे कलर के हो गए हैं, बैंगनी कलर के हो गए हैं। जैसे जो ग्रीन कलर वाले भाग थे उनके ऊपर आयोडीन का कलर हो गया, और वो किस तरह के बन चुके हैं, वो बैंगनी रंग के बन चुके हैं। गर्म किया था, उससे क्या हो गया, उस स्थान का पूरा मंड निकल करके बाहर आ गया, और उस स्थान पर किसका आयोडीन का कलर चढ़ गया है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर पहले क्या था, मंड था। आपको स्पष्ट रूप से पत्ती के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि पहले ग्रीन कलर की पत्ती थी, ग्रीन कलर में ये स्थान हरे जो भाग दिख रहे थे, हरित लवक वाले वर्ण लवक थे, वो स्थान आयोडीन को धोने पर हमें पता चला कि पहले जो भाग कैसे थे, हरे रंग के थे, वो भाग अब पूरे क्या हो गए हैं, वो पूरे भाग अब बैंगनी रंग के हो गए हैं। क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि पत्ती के हरे भागों में मंड का निर्माण हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक होता है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लिया हो तो ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगा। ये आपका सिद्ध हो गया, कंप्लीट लगा हुआ था पूरा, आप लोगों को डिटेल से आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो नीचे लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ठीक है भाई, हो गया है, ये आपका मंड परीक्षण हो गया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है कि पत्ती के सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। सिद्ध कीजिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। प्रश्न ये बन गया हमारा डायरी टॉपिक। सिद्ध कीजिए कि पौधे CO2 गैस
कैसे प्राप्त करते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से, पत्ती की सतह पर स्टोमेटा होते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से, किसकी सहायता से, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा की सहायता से, रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप लिख लीजिए, पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्रों से पर्याप्त जल की भी हानि होती है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की द्वारा या रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा H2O की हानि भी होती है। तीसरी बात लिख दीजिए, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो पौधा अपने रंध्रों में बुझा देता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की जरूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, CO2 गैस की आवश्यकता नहीं होती है, तो पादप पत्ती पर स्थित स्टोमेटा रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्र बंद हो गए, रंध्र बंद होने से क्या होता है, एक्स्ट्रा जल की हानि बंद हो जाती है और द्वार कोशिका बंद हो गई। अब देखिए आगे, रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। पत्ती के रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। द्वार कोशिका को जब जल द्वार कोशिका में अंदर चला जाता है तो द्वार कोशिका फूल जाती है और अंदर से खुल जाते हैं। द्वार कोशिका में जब जल अंदर चला जाता है द्वार कोशिका फूल जाती है। रंध्र खुल जाते हैं और जब क्या हो जाता है, द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं।
द्वार कोशिका के सिकुड़ने पर रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। ये रंध्रों का खुलना और बंद होना कहलाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर खुला बंद दोनों तरह के रंध्र बना करके दिखा रहा हूँ। ये आपने ऊपर से लिख दिया होगा, मैं यहाँ इसे मिटा रहा हूँ। देखिए जैसे द्वार कोशिका का प्रभाव बंद का चित्र बनाओगे। ठीक है, आपको इस तरह से चित्र बनाना होगा। इसमें इस प्रकार के आपको यहाँ पर क्या है संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। देखिए इस तरह से गोल सी संरचनाएं दिख रही होंगी। इस तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको ये। अब आप इसमें नाम लिख दीजिए। आपको ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का ये जो भाग है, ये रंध्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं? रंध्र क्षेत्र। यहाँ लिख दो रंध्र छिद्र। ये रंध्र क्षेत्र है आपके बीच में। आपको ऊपर जो दिख रही है दोनों तरफ की, ये दोनों, ये द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका लिख देंगे यहाँ। ये द्वार कोशिका हो गया, ये रंध्र छिद्र हो गया। और आपको जो ये बीच में जो ये जो दिखाई दे रहा है, ये हरित लवक है। हरित लवक है। ये तो आपका हो गया किसका? ये है आपका खुला रंध्र। यहाँ मैं लिख देता हूं खुला रंध्र। अब इसी प्रकार से जब रंध्र बंद होता है तो क्या हो जाता है? ये एकदम से कैसी हो जाती है? बंद हो जाती है। देखो इसी तरह से आप चित्र यहां बना लीजिए। अब यहाँ पर आप बंद होते हुए बना दीजिए इसको। ये जो इसकी संरचना है, ये यहाँ जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है गहरी सी पीली सी कलर की, ये इसमें आपकी भूमिका निभाती है।
ये पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले स्टोमेटा का चित्र है। तो इसी प्रकार से आप इधर की तरफ भी बना देंगे, गहरे कलर में बना दो, तो नजदीक होते हुए बना दोगे इसको। ये द्वार कोशिका क्या होती जा रही है, यहाँ से बंद होती जा रही है, ये बंद होती हुई द्वार कोशिका का चित्र है। ये इसके अरेखा हो गए पढ़ने वाले। और यहाँ पर ये द्वार कोशिका फूल गई थी, अब वो क्या हो गई, ये द्वार कोशिका पिचक करके बंद हो गई है। ये आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। इस तरह से आपको ये द्वार कोशिका खुली और द्वार कोशिका बंद दिखाई दे रही होगी। ये द्वार कोशिका बंद होते हुए हैं, यहाँ बंद द्वार कोशिका लिख दूं मैं, रंध्र बंद। आप इसे बना सकते हैं, आपकी किताब में भी यही चित्र बना हुआ। अब मैं इसे क्या करना चाहूंगा, हटाना चाहूंगा, और आपका नया पॉइंट शुरू हो जाएगा कि विषम कोशी पोषण। इससे पहले आपका एक क्रियाकलाप और भी है कि आप एक क्रियाकलाप और पढ़ेंगे, उस क्रियाकलाप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि देखिए लगभग समान आकार के दो गमले लेंगे, मिटा रहा हूं भाई इसको। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि लगभग समान आकार के दो गमले लगे पौधे लेंगे और 3 दिन तक उनको अंधेरे में रखेंगे। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन सी वाली जो हमने पहले उसमें अपनाई थी। अब क्या कर रहे हैं कि अंधेरे कमरे में रखते हैं, तीनों का क्या, दोनों पौधों का क्या खत्म हो जाएगा, मंड खत्म हो जाएगा। फिर दोनों पौधों को अलग अलग कांच की पट्टिका पर रखते हैं। कांच की किस पर रख देंगे हम, पट्टिका पर रख देंगे। एक पौधे के पास में 5 गिलास में कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रख देंगे और दूसरे पादप के पास में कुछ भी नहीं रखेंगे। दोनों पादपों को सील करने के लिए कांच की पट्टिका पर वैसलीन लगा देंगे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो प्रयोग है वायुरोधी हो जाएगा। लगभग 2 घंटे तक पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और पौधे से एक पत्ती तोड़ करके जो पहले क्रियाकलाप किया है, सबसे पहले पत्ती को उबालेंगे, फिर एल्कोहल में डालेंगे, जल ऊष्मा की सहायता से उबालेंगे, फिर उसे आयोडीन के घोल में डाल देंगे। आयोडीन के घोल में डालने के पश्चात उसे हम आयोडीन को धो करके देखेंगे कि जहां पहले पत्ती के हरे कलर वाले स्थान थे, जैसे उसमें बैंगनी कलर के हुए थे, हम ये देखेंगे कि उपरोक्त क्रियाकलाप से ये सिद्ध हुआ है कि जिस गमले में KOH रखा था उस पत्ती के अंदर मंड का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि KOH ने बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया है, सौंप लिया है। और जिस पत्ती के अंदर KOH नहीं रखा था उस पत्ती के अंदर मंड का निर्माण हुआ है और मंड के निर्माण ने पत्ती के रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर दिया है। तो क्या करेंगे, शुरुआत से ही उसी प्रकार से पूरा का पूरा परीक्षण करेंगे। क्रियाकलाप देखिए कैसे कि 2 समान गमले लेंगे, जैसे ये एक कांच की पट्टी का है और एक कांच की पट्टी का है, ठीक है। उस कांच की पट्टिका पर हमने क्या किया, यहां बराबर के 2 गमले लिए
जैसे ये गमला तो ये हो गया, इस बार भी वैसे ही हमने एक गमला लेंगे, एक गमला ये हो गया। दोनों बगलों में हमने एक जैसे पादप किए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जैसा पादप ले लिया, और पादपों पर हमने एक पादप तो हमने जैसे मान लीजिए ले लिया, और दूसरा पादप भी हमने बिल्कुल समान आकार का ले लिया है हमने। दो पादप ले लिए। अब दोनों पादपों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक बेल जार रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेल जार रख रहे हैं। जैसे यहां हमने एक बेल जार रख दिया, कांच का बना हुआ बेल जार रख दिया, और इसमें यहां हमने पहले से ही एक प्लेट रख दिया, और उस प्लेट में हमने KOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने के पश्चात हमने इस गमले को भी यहाँ बंद कर दिया। नीचे शीशे की पहले से ही क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। गमले को हमने पहले ही किसमें रख लिया था, गमले को हमने पहले ही 3 घंटे के क्या नाम से 3 दिन के लिए अंधेरे में रख लिया था। सारी पत्तियों का मंड खत्म हो गया था। अब हमने इनको निकाल करके धूप में रख दिया है। देखिए यहाँ जितने भी CO2 गैस बनी थी उसको सबको इसने क्या कर दिया है, अवशोषित कर दिया है। और इसमें CO2 गैस बनी थी वो किसने ले लिया है, पादप ने ले लिया है। और किसकी क्रिया करनी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है। इस क्रिया के पश्चात हम ये देखेंगे कि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनी है। फलस्वरूप किसका निर्माण नहीं हुआ है, मंड का निर्माण नहीं हुआ है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अति आवश्यक होती है। तो यहां लिख देंगे, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस अति आवश्यक होती है, क्योंकि KOH के पौधे की पत्ती में मंड का निर्माण नहीं होता है, जबकि दूसरे पादप में मंड का निर्माण होता है। पहले पादप के जार से
KOH ने CO2 को अवशोषित कर लिया है। अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई। आप इसे फटाफट लिख लें ताकि अपन आगे बढ़ाएं। विषमकोशी पोषण पे जाए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। देखिए, इससे सिद्ध हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत आवश्यक होती है। अब मैं आपको विषमकोशी पोषण के कुछ पॉइंट लिखूंगा, आप उसे लिख लें। देखिए विषमकोशी पोषण क्या है, पॉइंट डालो। विषमकोशी पोषण, तो विषमकोशी पोषण का तात्पर्य हो गया कि प्रत्येक जीव अपने वातावरण के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। संसार का प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। पहले देखो, संसार का प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। एक बात भाई, संसार का प्रत्येक जीव अपने अपने पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। भोजन का स्रोत चाहे वो अचल हो या चल हो, प्रकार का हो सकता है। भोजन अचल व चल प्रकार का होता है। चल तो मतलब हिरण और अचल मीन्स घास। भोजन अचल व चल दो प्रकार का होता है। कुछ जीव क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 लिख दो, भोजन अधिगम के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। भाई कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो सरल को जटिल करके और उनका जटिल में से अवशोषण कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जटिल को सरल करके तब उसका पाचन करते हैं। एक तो अवशोषण करने वाले, कुछ जीव भोजन का विघटन, कुछ जीव भोजन का विघटन शरीर के बाहर करने के बाद उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कवक है, फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम आदि, ये सब बाहर से भोजन को, जैसे उदाहरण लिख लो, कवक, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ये क्या करते हैं, पहले ही भोजन का पाचन कर लेते हैं बाहर ही, और फिर उसको क्या करते हैं, रस को चूसते हैं। और कुछ जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद में उसका पाचन करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, कुछ जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद पाचन करते हैं। उनमें हम भी आते हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि, ये सब भोजन को अंदर ग्रहण करने के बाद ही क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। ये भोजन का अवशोषण और पाचन जीव के शारीरिक अभिकल्प और उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा, अमरबेल पादप पर विद्यमान होती है और अपने चूसकों की सहायता से पेड़ के जाइलम और फ्लोएम के द्वारा की गई सारी कार्य प्रणाली का अवशोषण करके स्वयं जीवित रहती है।
मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इसके बाद जीव अपना पोषण कैसे करते हैं इस पॉइंट पर कल विचार व्यक्त किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।